नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सवाल सॉल्व करा रहा हूं, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपके लिए सहायक होते हैं। अभी तक मैंने थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, बॉयलर, हीट ट्रांसफ़र, थियोरी ऑफ मशीन और इसके अलावा अन्य कई सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और उन सवालों को भी सॉल्व करते हैं। तो आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो है मशीन डिज़ाइन। तो मशीन डिज़ाइन का पहला चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, थ्योरीज ऑफ फेलर, स्टैटिक एंड डायनेमिक फेलर्स। मतलब जो सबसे पहला चैप्टर होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के फेलर्स का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो है, for the design calculation for members subjected to fluctuating loads with the same factor of safety yield the most conservative estimate when Gerber criteria, मतलब गर्बर रिलेशन, सोडरबर्ग रिलेशन, गुडमैन रिलेशन, नन ऑफ द अबव। तो मतलब कहने का है कि अगर हम किसी फ्लक्चुएटिंग कोई मेंबर है, कोई मतलब मशीन का ऐसा कोई मशीन का मेंबर है या कोई ऐसा मेंबर है जो फ्लक्चुएटिंग लोड से सब्जेक्ट, मतलब जिस पर जो लोडिंग हो रही है वो फ्लक्चुएटिंग लोड से हो रही है। ठीक, तो फॉर द सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हम लोग सेम रख के माने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, तो फिर इनमें से कौन सी जो थ्योरी है मोस्ट कंजर्वेटिव मतलब जो सबसे सेफ रिजल्ट देती है। ठीक, इस प्रकार का मतलब देखिए क्या होता है कि किसी भी मशीन मेंबर को या किसी भी वस्तु को डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग थ्योरी का यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग थ्योरी में कुछ थ्योरीज जो होती हैं एकदम सेफेस्ट रिजल्ट देती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी कहते हैं। मतलब इनका जो रिजल्ट आएगा एकदम सेफेस्ट डिज़ाइन आएगा। इसके अलावा बाकी भी कई थ्योरीज होती हैं जो रिजल्ट तो देती है लेकिन परफेक्टली सेफ नहीं देती, सेफ हो सकती हैं लेकिन एकदम सेफेस्ट डिज़ाइन, जो मोस्ट सेफेस्ट डिज़ाइन होती है उसी को हम लोग कहते हैं मोस्ट कंजर्वेटिव कहते हैं। ठीक फ्रेंड, तो देखिए सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनके बारे में, फ्लक्चुएटिंग लोड और ये सारे जो रिलेशंस हैं इनके बारे में पहले बता देता हूँ आपको। तो देखिए क्या होता है, जब जो फ्लक्चुएटिंग लोड होता है किसी प्रकार का भी, अगर हम लोग देखें किसी मशीन में जो फ्लक्चुएटिंग लोड होता है वो नॉर्मली साइनोसॉइडल मान के चला जाता है। ठीक, कैसा माना जाता है? साइनोसॉइडल मान के चला जा सकता है, मतलब जैसे कि एक वाइब्रेशन कोई होता है उस प्रकार से। तो मगर अगर हम एक एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे अगर हम लोग टाइम को ले लें, समय को, और दूसरे एक्सिस पे अगर हम लोग स्ट्रेस सिग्मा को ले लें, तो इन दोनों जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस यानी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का जो बिहेवियर होगा वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से एक साइनोसॉइडल वे में होता है। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये आपका मैक्सिमम है, मतलब सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक, सिग्मा मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, जबकि मिनिमम कहाँ तक जाता है? मिनिमम यहीं तक जाता है, सिग्मा मिनिमम हो जाता है। और इन दोनों के बीच में क्या हो, एक मीन वैल्यू होगी, इन दोनों की एक मीन वैल्यू होगी। तो मान लीजिए ये, ठीक, इन दोनों की मीन वैल्यू सिग्मा मीन। ठीक, ये सिग्मा मिनिमम, ये सिग्मा मैक्सिमम, इन दोनों का मध्य में जो वैल्यू होगी वो सिग्मा मीन हो जाएगी। और इस सिग्मा मीन से जो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर कोई एक एम्पलीट्यूड अगर हम ले लें तो सिग्मा एम्पलीट्यूड सिग्मा ए से दर्शा सकते हैं, सिग्मा स्मॉल ए से दर्शा सकते हैं। तो सिग्मा मीन की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा मीन की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें, जैसे मीन सिग्मा की वैल्यू, मतलब दोनों का जो माध्य है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन -/2। मतलब अगर हम लोग इसको, ये जो है ये फ्लक्चुएटिंग इस प्रकार से है, तो इसका मीन वैल्यू निकालना चाहे सिग्मा मीन। ठीक, तो सिग्मा मीन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन डिवाइडेड बाई 2, मतलब सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 हो जाए। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकालना चाहे, जो एम्पलीट्यूड है मतलब सिग्मा ए की वैल्यू निकालना चाहे, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन डिवाइडेड बाई 2। ठीक, मतलब अगर हम मैक्सिमम मिनिमम को जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो हम लोग को मीन सिग्मा निकल की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मीन स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम लोग सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन डिवाइडेड बाई 2 करें तो सिग्मा एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं?
सिग्मा एम्पलीट्यूड को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, और सिग्मा मीन को कहते हैं मीन स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक, तो इसके आधार पे ही क्या है कि विभिन्न प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो इस डिज़ाइन को अगर हम लोग देखें तो इन्होंने 3 प्रकार की लाइन हम लोग को देखने मिलती है। ये जैसे तो 3 प्रकार के क्राइटेरिया फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को दिखाने के लिए प्राप्त होते हैं। यदि ऐसी क्या है, अगर हमने ऐसी मतलब एंड्योरेंस लिमिट हो, क्या हो, एंड्योरेंस लिमिट, ऐसी क्या हो, एंड्योरेंस लिमिट। ठीक, और SYT मतलब को अगर हम लोग यील्ड लिमिट कहें, यील्ड YEILD यील्ड लिमिट, और सिग्मा UT को अगर हम लोग अल्टीमेट लिमिट कहें, अल्टीमेट लिमिट। ठीक, SE के एंड्योरेंस लिमिट, SYT को अगर यील्ड लिमिट, और SUT अल्टीमेट लिमिट कहें तो मतलब क्या है, अल्टीमेट लिमिट कहें, तो इसके आधार पे हम लोग इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो देखिए एंड्योरेंस लिमिट क्या होता है, एंड्योरेंस लिमिट होती है कि यदि किसी मटेरियल पे हम लोग जो मैक्सिमम लोड होता है, जिस मैक्सिमम लोड को ले करके वो 10⁶ साइकिल विदाउट फेलियर घूम सकती है, उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, उसी को एंड्योरेंस लिमिट कहा जाता है। एक बार एंड्योरेंस लिमिट आपको बता देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई 1-2 मतलब होल्डर्स हैं, इन होल्डर के बीच में एक मटेरियल को इस प्रकार से फिक्स कर दिया जाए और इस पर एक लोड लटका दिया जाए। ठीक, फिर उसके बाद ये जो आपका स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन को घुमाया जाए, तो अगर ये 10⁶ साइकिल, ठीक, कंप्लीट कर लेता है, 10⁶ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, मतलब 10⁶ राउंड्स ये मटेरियल अपने एक्सिस पे घूमते हुए रोटेट कर लेता है, तो वो क्या होता है, उसके विथ इन लिमिट होता है, एंड्योरेंस लिमिट के विथ इन अंदर होता है। तो वो इस प्रकार से हम इस पर लोड बढ़ाते चले जाते हैं। तो एक ऐसा लोड आता है जिस लोड पे 10⁶ कंप्लीट करने के तक ही कंप्लीट कर सकता है, उसके बाद जैसे ही हम अगला साइकिल कंप्लीट करते हैं वो टूट जाता है स्पेसिमेन। ठीक, तो इस वो जो लिमिट लोड की लिमिट होती है, उसी लोड को कहा जाता है एंड्योरेंस लिमिट। मतलब इस लोड तक अपने फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को सह सकता है। ठीक, तो मतलब इट इज़ द एंड्योरेंस लिमिट क्या है, एंड्योरेंस लिमिट लोड की वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस लोड को लेते हुए वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को सह सकता है और 10⁶ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग एंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। ठीक, अल्टीमेट लिमिट क्या होता है, अल्टीमेट लिमिट क्या होता है, जिस लिमिट पे जाकर के मटेरियल फुली टूट जाएगा। मतलब जैसे हम लोग जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक, तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे एक अल्टीमेट पॉइंट प्राप्त होता है। अल्टीमेट पॉइंट मतलब इस पॉइंट के ऊपर वो पदार्थ लोड सह नहीं सकता है। ठीक, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए सीधा इस प्रकार का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक, मतलब उसमें सीधे अल्टीमेट लिमिट आ जाती है। जबकि डक्टाइल मटेरियल के लिए क्या प्राप्त होता है, पहले इल्ड पॉइंट आता है, फिर लोअर इल्ड पॉइंट होता है, फिर मैक्सिमम, फिर उसके बाद उस फाइनली मटेरियल जाकर के टूट जाता है। ठीक, तो जो डक्टाइल मटेरियल होता है, तो डक्टाइल मटेरियल क्या है, डक्टाइल मटेरियल का फेलियर क्या है, इल्ड पॉइंट पे ही हम लोग मतलब फेलियर तो बहुत बाद में होता है, लेकिन इल्ड पॉइंट पे उसके डायमेंशनल में चेंजेस आने लगते हैं। इसलिए हम लोग जब भी डक्टाइल मटेरियल की डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा इल्ड पॉइंट लेकर के करते हैं, जबकि ब्रिटल मटेरियल के लिए अल्टीमेट पॉइंट को लेकर के डिज़ाइन किया जाता है। ठीक, तो अब देखिए इसके आधार पर इन्होंने कई प्रकार की लाइन्स बनाई थी। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं और एक इस पर क्या है एंड्योरेंस लिमिट, इस पर क्या है एंड्योरेंस लिमिट, और इस पे अल्टीमेट लिमिट ले लें SYT। ठीक, मतलब लोड है दोनों, ये भी लोड है, इस पर भी लोड है, तो इस पे क्या है, इस जगह पे अगर हम लोग इस पे एंड्योरेंस लोड यानी एंड्योरेंस लिमिट को और अल्टीमेट लिमिट को दोनों को जोड़ें तो जो हमको लाइन प्राप्त होती है, इस लाइन को कहा जाता है सोडरबर्ग लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सोडरबर्ग लाइन कहा जाता है। इसको कहा जाता है सोडरबर्ग लाइन या सोडरबर्ग रिलेशन कहा जाता है। अब देखिए इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हम जानते हैं कि जब लाइन को दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कोई खंड काटती है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग को लाइन का इक्वेशन प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, x/a + y/b = क्या प्राप्त होता है, 1, है ना। तो इसीलिए इस लाइन का
रिलेशन क्या हो जाएगा इस लाइन पे, इसमें देखिए ये जो एक्स एक्सिस पे हम लोग सिग्मा एम लेते हैं, क्या लेते हैं, मीन स्ट्रेस लेते हैं। मतलब एक्स की जगह पे हम मतलब एक्स एक्सिस पे क्या लिया जाता है, सिग्मा मीन लिया जाता है, और जो वाई एक्सिस पे सिग्मा एम्पलीट्यूड लिया जाता है। ठीक, तो अगर हम लोग इस लाइन का इक्वेशन बनाना चाहें, सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या प्राप्त होगा, तो सोडरबर्ग लाइन का जो हमको इक्वेशन प्राप्त होगा वो ये होगा कि देखिए एक्स मतलब सिग्मा एम लेंगे डिवाइडेड बाय ए मतलब एक्स पे जो भी उसने खंड काटा हुआ है, मतलब एस वाई टी मतलब अल्टीमेट लिमिट लेंगे, प्लस वाई मतलब क्या लेंगे, सिग्मा ए लेंगे, और डिवाइडेड बाय इस पे बी मतलब जो वाई एक्सिस पे खंड काटा हुआ है एस सी लेंगे इक्वल टू 1। तो ये आपको जो प्राप्त हो जाता है इस सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। किसका इक्वेशन प्राप्त हो जाता है, सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन, सिग्मा एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एम डिवाइडेड बाय एस वाई टी प्लस सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एस ई इक्वल टू 1। मतलब सिग्मा एम क्या है, सिग्मा एम मीन स्ट्रेस है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस प्लस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2, और सिग्मा ए क्या है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, मतलब सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और एस वाई टी क्या है, यील्ड लिमिट है, और एस ई क्या है, एंड्योरेंस लिमिट है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन हो जाता है, और सोडरबर्ग लाइन इस प्रकार से दर्शाई जाती है। अब अगर इसी प्रकार से हम लोग कौन से गुडमैन लाइन को देखना चाहें, गुडमैन लाइन, तो इस पे क्या है, ये सिग्मा ए आपका है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे सिग्मा ए है, और एक्स एक्सिस पे सिग्मा या मीन है। ठीक, तो अगर हम लोग एंड्योरेंस लिमिट एस ई को ले जा कर के किसी एस यू टी अल्टीमेट पॉइंट से मिला दें, तब जो हमको लाइन प्राप्त होती है, इस लाइन को कहा जाता है गुडमैन लाइन। क्या कहा जाता है, गुडमैन लाइन, मतलब अच्छा आदमी वाली लाइन, गुडमैन। ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गुडमैन लाइन कहा जाता है। ठीक, तो इसका हम लोग इसका इक्वेशन बनाना चाहे तो वही हम जानते हैं एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1 होता है, इस प्रकार की लाइन का इक्वेशन। तो इसकी लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा सिग्मा मीन डिवाइडेड बाय एस यू टी प्लस सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एस ई इक्वल टू 1। तो ये क्या आपकी गुडमैन लाइन का इक्वेशन हो जाता है। ठीक, ये क्या हो जाता है, गुडमैन लाइन का इक्वेशन हो जाता है। यदि यही गुडमैन लाइन एक लाइन के फॉर्म में ना हो करके हम लोग एक कर्व के फॉर्म में मिलाते, इस प्रकार से एक कर्व आता के फॉर्म में मिलाते हैं, तो उसमें बना के दोबारा दिखा देता हूँ। अगर हम लोग इस पे एक एंड्योरेंस लिमिट और इस पे अल्टीमेट लिमिट यू एल अल्टीमेट यू टी लेके यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे सिग्मा एम्पलीट्यूड और सिग्मा एम लेकर इसको एक कर्व के रूप में मिलाते हैं, जो क्या कहते हैं कॉनकेव शेप में हो, कॉन्वेक्स शेप में होता, इस प्रकार से। तब जो हमको एक कर्व प्राप्त होता, इस कर्व को कहा जाता है गर्बर रिलेशन। क्या कहा जाता है, गर्बर, GURBER, गर्बर। ये गर्बर रिलेशन होता है। गर्बर रिलेशन जो होता है ये पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक, गर्बर पैराबोला। ठीक, तो इस प्रकार से ठीक, इस प्रकार से हमको 3 लाइनें प्राप्त होती है। गर्बर पैराबोला, अगर इसी दोनों को हम लोग इस प्रकार सीधा सीधा मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है, ये हमको गुडमैन प्राप्त हो जाता है। और देखिए ये अल्टीमेट लिमिट हमेशा क्या है, ज़्यादा होती है किससे, यील्ड लिमिट से। तो अगर SYT यहाँ पे अगर हम स्मॉल SYT ले लें, मतलब यहाँ पे यील्ड पॉइंट ले लें, ये अल्टी, तो यील्ड पॉइंट को एंड्योरेंस लिमिट से जोड़ देते तो हमको क्या प्राप्त होता है, तब हमको ये जो प्राप्त होता है, ये कौन सी लाइन प्राप्त होता है, तो ये सोडरबर्ग लाइन प्राप्त होती है। कौन सी, सोडरबर्ग लाइन प्राप्त होती है। तो अगर हम तीनों को एक ही ग्राफ पे बना के देखें तो ये जो लाइन है, मतलब एंड्योरेंस लिमिट को यील्ड पॉइंट से जोड़ रही है, वो क्या है, सोडरबर्ग लाइन है। और एंड्योरेंस लिमिट को जो अल्टीमेट पॉइंट से जोड़ रही है वो कौन सी लाइन है, एंड्योरेंस लिमिट को जो इससे जोड़ रही है, ये लाइन जो है, ये कौन सी लाइन, गुडमैन लाइन है। और अगर एंड्योरेंस लिमिट को अल्टीमेट पॉइंट से कर्व की सहायता से, पैराबोलिक कर्व की सहायता से जोड़ा जाता है, तब जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गर्बर पैराबोला कहते हैं, कर्व होता है। ठीक, तो इस प्रकार तीनों हम लोग एक ही ग्राफ पे बना के देख लें। तो आप देखिए, जब इसमें मतलब कहने का डिज़ाइन है कि जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो ये एरिया
क्या किसमें काम करेगा, जो उस लाइन के भीतर है तो वो एरिया ही क्या कहते हैं सेफ डिज़ाइन देगा उस थ्योरी के अनुसार। तो देखिए ये आपको सोडरबर्ग के अनुसार आपको जो एरिया प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा, ठीक। जबकि गुडमैन के हिसाब से एरिया यहाँ तक बढ़ जाएगा थोड़ा और बाहर तक, और गर्बर क्राइटेरिया के अनुसार और भी बाहर तक पहुँच जाएगा। तो देखिए जो सबसे कंजर्वेटिव है, जो मतलब सबसे सेफ कह रहा है स्वयं को, जो सबसे अधिक सेफ रख रहा है वो कौन सा है, सोडरबर्ग। सोडरबर्ग स्वयं को सबसे अधिक सेफ रख रहा है। तो यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पूछा है कि जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेंबर की डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएटिंग लोड्स, ठीक। तो सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए सबसे कंजर्वेटिव एस्टीमेट कौन सा है, तो सबसे कंजर्वेटिव एस्टीमेट होता है सोडरबर्ग रिलेशन, ठीक। हाँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तीनों रिलेशन समझ में आ गए होंगे, गर्बर रिलेशन, सोडरबर्ग रिलेशन और गुडमैन रिलेशन, ठीक फ्रेंड्स। तो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, if shaft made from ductile material is subjected to combined bending and twisting moments, calculation based on which of the following failure theory will give the most conservative value, ठीक। उन्होंने कहा है कि जब हम लोग किसी मटेरियल के मतलब जो मटेरियल है वो बेंड मतलब शाफ्ट जो है वो बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों प्रकार के मोमेंट हैं, ठीक। तो अगर हम लोग फेलियर थ्योरी निम्नलिखित में कौन सी फेलियर थ्योरी का प्रयोग करें जो मोस्ट कंजर्वेटिव वैल्यू देती हो, जो कौन से मोस्ट कंजर्वेटिव वैल्यू देती हो, ठीक। तो देखिए जब डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं, डक्टाइल मटेरियल केस में, डक्टाइल मटेरियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस केस में जो मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी प्राप्त होती है वो होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। कौन सी थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो डक्टाइल मटेरियल के केस में जो मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी, सबसे सेफेस्ट थ्योरी जो है वो कौन सी है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है। अब देखिए, अब ये भी ध्यान रखिए कि अगर जो थ्योरी सबसे मोस्ट कंजर्वेटिव होगी, सबसे सेफ भी होगी, और अगर जो सबसे सेफ होगी उसको, ठीक, तो सबसे सेफ कब होगी, कोई शाफ्ट अधिक मजबूत कब होगी, जब उसका डायमीटर अधिक होगा। तो जो मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी है वो सबसे सेफ रिजल्ट तो देती है लेकिन सबसे अधिक डायमीटर देती है, मतलब सबसे अधिक मटेरियल का भी इस्तेमाल उधर हमको करना पड़ेगा। मतलब जो सबसे सेफ डिज़ाइन है सबसे महंगा डिज़ाइन भी होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की थ्योरीज़ के नाम दिए हुए हैं, ठीक। एग्ज़ाम में इनके ये थ्योरी किसने डिज़ाइन की है उसका नाम सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक। और उसके ग्राफ किस प्रकार से बनते हैं ये सबसे ज़्यादा पूछता है, ठीक। तो सबसे पहले आप नाम याद कर लीजिए कि अलग अलग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ठीक। तो सबसे पहले अलग अलग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, एक ही थ्योरी कई नाम भी हैं। तो जो सबसे पहले थ्योरी में है वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। 5 थ्योरीज होती हैं। पहली है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक। नाम याद कर लीजिए और उसको कुछ थ्योरी किसने दिया है वो याद कर लीजिए, और उसकी प्रिंसिपल स्ट्रेस का ग्राफ किस प्रकार का प्राप्त होता है वो याद कर लीजिए, ठीक। तो देखिए अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ये थ्योरी जो दी गई थी वो रैंकाइन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, रैंकाइन के द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको रैंकाइन थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक। इसकी जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है, मतलब अगर हम इसमें सिग्मा 1 और दूसरे सिग्मा 2 ले लें तो इसका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का ग्राफ होता है वो इस प्रकार से एक रेक्टेंगल होता है। क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, ठीक। ये आप याद रखिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक। अगर ठीक ये जो थ्योरी होती है ये ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है। किस मटेरियल के लिए होती है, ब्रिटल मटेरियल के लिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देती है। ये ब्रिटल मटेरियल के कैसा रिजल्ट देती है, ब्रिटल मटेरियल के लिए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इसका जो ग्राफ होता है रेक्टेंगल होता है, कभी कभी इसको स्क्वायर भी कह सकते हैं कि अगर स्क्वायर भी होता है, क्यों, जब अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल हो जाएंगे तो यही ग्राफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी था इसके पहले, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। इस थ्योरी को दिया गया था सेंट वेनेंट द्वारा, सेंट
वेनेंट, VENANT, सेंट वेनेंट के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया था। ठीक, नाम जरूर याद कर लीजिए किसने दिया था, क्योंकि उसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है कि किस थ्योरी को किसने दिया था। तो इसको सेंट वेनेंट ने दिया था। ठीक, इसका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का ग्राफ प्राप्त होता है, इसके लिए जो अगर हम प्रिंसिपल स्ट्रेस का ग्राफ बनाए तो वो इस प्रकार से होता है। इसको कहते हैं रोम्बस, मतलब रोम्बस प्राप्त होता है, HRHOMBUS, रोम्बस प्राप्त होता है। या इसी को कभी कभी ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल, OCTAHEDRAL, रोम्बस या ऑक्टाहेड्रल प्राप्त होता है। अगर हम लोग इसके सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच में ग्राफ बनाए इस थ्योरी के अनुसार, तो जो हमको ग्राफ प्राप्त होगा रोम्बस या फिर ऑक्टाहेड्रल प्राप्त होगा। तो इसे कहा जाता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक, जो तीसरी थ्योरी है वह है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तीसरी क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कहा जाता है। इसको दिया गया था गेस्ट एंड ट्रेस्का द्वारा, GUEST, गेस्ट एंड ट्रेस्का, TRESCA। कभी कभी एक नाम भी दिया होता है तब भी वो चल जाता है। ठीक, तो आपको दोनों नाम याद रखने, गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी। ठीक, तो ये जो थ्योरी है इसको कहते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी? गेस्ट एंड ट्रेस्कास द्वारा दी गई थी। इसके लिए जो हमको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच में ग्राफ प्राप्त होता है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस के रूप में, वो होता है हेक्सागन होता है। कैसा होता है? हेक्सागन होता है। इस प्रकार का एक हेक्सागन प्राप्त होता है, हेक्सागोनल। ठीक, तो ये हो जाता है आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अगली जो थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। कौन सी? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, STRAI, स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है ये दी गई थी हेग के द्वारा, HAIGH, हेग्स थ्योरी। इसको इसलिए कहा जाता है हेग्स थ्योरी कहा जाता है। अगर हम इसके लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बीच का जो ग्राफ बनाएंगे तो ये जो प्राप्त होता है एक इलिप्स प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? इलिप्स, एक इलिप्स प्राप्त होता है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बीच में जो थ्योरी प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? इलिप्स थ्योरी, इलिप्स प्राप्त होता है। और यदि अब चौथी जो थ्योरी बचती है, ये चौथी हो गई। अब पांचवी थ्योरी है, पांचवी थ्योरी वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक, इसके पहले वाली जो थी वो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी थी। ये जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, या इसी को कहा जाता है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। क्या कहा जाता है? डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। इसी को डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहा जाता है। डिस्टोर्शन मतलब, ठीक, डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी कहा जाता है। ये जो थ्योरी दी गई थी, ये थ्योरी दी गई थी मिसेस हैंकी थ्योरी कहते हैं इसको, MISES, मिसेस हैंकी, HENKY, हैंकी, मिसेस हैंकी थ्योरी भी कहा जाता है। इसको मिसेस हैंकी थ्योरी भी कहा जाता है। इसके लिए भी जो ग्राफ प्राप्त होता है वो इलेप्टिकल ही होता है। इसके लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वो भी इलेप्टिकल ही होता है, इस प्रकार से। ठीक, तो ये पांचों प्रकार की थ्योरी, आपको इन पांचों थ्योरी का नाम याद रख लेना है। साथ में आपको ये भी याद रख लेना है कि जो मटेरियल होगा, वो जो थ्योरी होगी वो किसके द्वारा दी गई है, और उसके ग्राफ याद कर लीजिए, नाम याद कर ले थ्योरी को। उसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर फंस जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन फॉर फैटिग टेस्टिंग मशीन इज इंक्रीज्ड, द एंड्योरेंस लिमिट फॉर द मटेरियल विल। इन्होंने कहा है कि यदि स्टैंडर्ड स्पेसिमेन उसका अगर फटीग टेस्टिंग कर रहे हैं और उसका जो सरफेस एरिया, मतलब उसका साइज़ बढ़ा दिया जाए। मतलब पहले जो इसलिए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जो होता है वो इस प्रकार का होता है। एंड्योरेंस टेस्टिंग के लिए जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक, ये आप पहले याद रख लीजिए।
कभी कभी एग्ज़ाम में फिगर्स बना दिए जाते हैं, ढेर सारे होता है कि इसमें स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का फिगर के मतलब इसका डिज़ाइन किस प्रकार से होता है। तो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है उसकी डिज़ाइन इस प्रकार से होती है, ठीक, इस प्रकार का मटेरियल होता है, इसी की स्टैंडर्ड स्पेसिमेन इसकी टेस्टिंग किया जाती है। इसके लिए क्या जाता है, इसके बीच में से लोड लटका दिया जाता है और इस स्पेसिमेन को कंटिन्यूसली घुमाया जाता है, ठीक। तो क्या होता है कि इस पे जो लोड है वो फ्लक्चुएटिंग टाइप का लोड हो जाता है। कैसे फ्लक्चुएटिंग टाइप का लोड हो जाता है, देखिए जब अगर ये मान लीजिए ये जिसका ये वाला फाइबर टॉप मोस्ट फाइबर है, ये इस पर क्या है, इस पर लोड लगेगा तो ये इस प्रकार के कंप्रेशन में आ जाएगा, जबकि ये क्या है, नीचे वाला पार्ट क्या है, टेंशन में रहेगा, ठीक। तो फिर उसके बाद जब ये ऊपर वाला ये वाला पार्ट घूम करके नीचे पहुंचेगा तब वो वही वाला फाइबर कैस में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा और ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन में आ जाएगा। तो उसमें जो मतलब कोई भी अगर हम पर्टिकुलर फाइबर को लेके देखें, किसी स्पेसिमेन का एक पर्टिकुलर फाइबर, तो वो क्या है, कंटिन्यूसली पहले कंप्रेसिव लोड, फिर टेंसाइल लोड, फिर कंप्रेसिव लोड, फिर टेंसाइल लोड, इस प्रकार से करता हुआ चलता रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या है, इस प्रकार से जब लोडिंग होती है तो कैसी लोडिंग हो जाती है, फैटिग लोडिंग हो जाती है। मतलब अगर किसी प्रकार के स्पेसिमेन पे या किसी प्रकार के मेंबर पे फ्लक्चुएटिंग लोडिंग हो रही है तो उसका किस प्रकार का फेलियर होगा, उसका जो फेलियर होगा उसको फैटिग फेलियर होगा। किस प्रकार का फेलियर होगा, फैटिग फेलियर होगा। लेकिन अगर किसी मटेरियल के ऊपर कोई लोड को रख दिया जाए, जैसे ये मटेरियल इस पर एक लोड स्टैटिक लोड रख दिया जाए तो उस स्टैटिक लोड के कारण समय के साथ एक परमानेंट डिफ्लेक्शन इसमें हो जाता है। जैसे अगर हम लोड को तुरंत रख के हटा लेंगे तो ड्यू टू इलास्टिसिटी फिर से अपने उसी कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर क्या है, उस पर लोड को रख के छोड़ दें तो कुछ समय बाद उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। इसको क्रीप कहा जाता है। इस फिनोमिना क्या कहा जाता है, क्रीप कहा जाता है। जबकि यदि किसी मेंबर पे इस प्रकार का लोड लगाया जाए कि वो फ्लक्चुएटिंग हो तो वहाँ जो फेलियर होगा उसको क्या कहा जाता है, उसको फैटिग फेलियर कहा जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से हम दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक। तो इन्होंने पूछा कि अगर हम लोग साइज़ का स्पेसिमेन का साइज़ बढ़ा दें तो क्या फैटिग टेस्टिंग मशीन पे तो एंड्योरेंस लिमिट क्या होगी, ठीक। एंड्योरेंस लिमिट वो मैक्सिमम लोड होता है जो कि वो स्पेसिमेन सह सकता है 10⁶ साइकिल्स तक, ठीक। तो देखिए जब हम साइज़ बढ़ा देते हैं तो उसकी सतह पे जो विभिन्न प्रकार के डिफेक्ट होते हैं उनकी संख्या ही बढ़ जाती है। कम सतह है कम डिफेक्ट, ज़्यादा सतह है ज़्यादा डिफेक्ट। तो ज़्यादा डिफेक्ट होने के कारण उसके फेलियर के चांसेस अधिक होते हैं। तो जब फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं तो एंड्योरेंस लिमिट क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब किसी स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का फैटिग टेस्टिंग मशीन में हम लोग साइज़ को बढ़ा देते हैं तो उसकी एंड्योरेंस लिमिट क्या हो जाती है, एंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटीरियल विल डिक्रीज। एंड्योरेंस लिमिट क्या है, उसकी घट जाती है, ठीक। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए लिंक इज अंडर ए पुल विच इज लाइज वन ऑफ द फेसेस शोन इन द फिगर। नीचे एक फिगर बना हुआ है जो मतलब जो ऊपर उस पर इस प्रकार से लोड लगा हुआ है। देखिए मतलब एक लिंक है जो ज़मीन पे इस प्रकार से रखी हुई, ग्राउंड पे मान लीजिए एक तरफ से सतह पर रखी है, उसको जो ऊपरी सतह है उस पर इस प्रकार का एक लोड लगा हुआ है, ठीक। shown in the figure lies on a pull which lies on one of the faces as shown in the figure below. The magnitude of maximum compressive stress in the link would be। इन्होंने पूछा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें क्या होगी। तो देखिए जब भी कोई लिंक, अगर देखिए लिंक इस प्रकार से अगर हो और अपने एक्सिस पे ही उसको पुल या पुश हो रहा, मतलब एक्सिस से ही उसको खींचा जाए या एक्सिस पे ही उसको पुश किया जाए, तो इस कंडीशन में जब जो लोड होता है सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होती है। किस प्रकार की स्ट्रेस होती है, सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होती है जिसकी वैल्यू होती है P/A होती है, ठीक। मतलब लोडिंग अगर एक्सियल हो तब क्या होती है, जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो कैसी होती है, सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होती है जिसको हम लोग P/A कहते हैं। लेकिन अगर लोडिंग एक्सिस पे ना हो करके एसेंट्रिक हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, दो प्रकार के स्ट्रेस जनरेट होती है। एक होती है डायरेक्ट स्ट्रेस जनरेट होती है, डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक, और दूसरी होती है बेंडिंग स्ट्रेस। दूसरी क्या होती है, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हम जानते हैं, σ/y = m/i, ठीक। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y इधर चला जाएगा तो my/i हो जाएगा। तो देखिए और तो फिर डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाती है, P/A जो लोड लगा है डिवाइडेड बाय एरिया, और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाती है σ = my/i हो जाता है, ठीक। तो हमको क्या करना है,
इसी के आधार पे ठीक इसी के आधार पे दोनों स्ट्रेसेस को हम लोग निकाल लेते हैं और फिर उन दोनों स्ट्रेसेस को उनके चिन्ह के अनुसार जोड़ देते हैं। मतलब अगर कंप्रेसिव तो वो दोनों जुड़ जाएंगी, मतलब जो भी उसका चिन्ह होगा उसके अनुसार ही जोड़ दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस सवाल को जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो दिया है, एक लोड दिया हुआ है, एक लोड जो क्या है ये 4 मेगा न्यूटन 4 किलो न्यूटन का लोड दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस निकाल लेते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट स्ट्रेस इक्वल पी बाई ए। पी मतलब कितना है, पी मतलब 4 किलो न्यूटन एंड 4 × 10⁻³ अपॉन ए। एरिया कितना है, एरिया देखिए ये वाला एरिया ले लेंगे तो 50 × 15। ठीक, एक एरिया कितना हो जाएगा 50 × 15। तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 15 × 50। तो डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी 4.33 MPa आ जाएगी ना। ये कैसी होगी, देखिए दोनों तरफ ये पुल है ना, पुल हो रहा है तो ये किसकी नेचर कैसा हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा टेंसाइल नेचर हो जाएगा। ठीक, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो देखिए बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इक्वल टू एम इंटू वाई डिवाइडेड बाय आई। तो हमको देखिए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछा है इन्होंने, तो मैक्सिमम कहाँ, देखिए आई क्रॉस सेक्शन तो सेम है, सभी के लिए सेम होगा। यम उसकी एसेंट्रिसिटी है, तो एसेंट्रिसिटी यम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यम इक्वल टू हो जाएगी, देखिए लोड कितना है 4 किलो न्यूटन इंटू लेंथ इंटू 10⁻³ इंटू एसेंट्रिसिटी गिनती है। एसेंट्रिसिटी मतलब एक्सिस से दूरी कितनी है। ठीक, तो एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए 50 किलो न्यूटन 50 mm का है, इसकी हाइट मतलब इसकी लेंथ क्या है 50 mm है, तो उसका एक्सिस से दूरी लोड की कितनी है 25 mm हो जाएगी। तो इंटू 25 कर देंगे तो आपकी m की वैल्यू हो जाएगी 25 चौके 100 तो हो जाएगा 10⁻5 m की वैल्यू हो जाएगी। y की वैल्यू क्या होगी, देखिए y की वैल्यू हमको मैक्सिमम लेनी है। ठीक, क्यों, क्योंकि हमको मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालनी है, तो y की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो बेंडिंग स्ट्रेस उतनी ज़्यादा होगी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू एक्सिस से जितना दूर, तो कि एक्सिस से मैक्सिमम दूरी कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, इंटू आई यहाँ पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आई का फार्मूला क्या होगा, आई का फार्मूला होगा BH³/12 होगा। ठीक, तो देखिए आप ध्यान रखिए इसमें क्यूब किसका करेंगे, तो क्यूब हमेशा हाइट का किया जाता है, मतलब जिस हाइट से लोड लग रहा है उसी पर। तो 1/2 BH³/12, तो /12 बी की वैल्यू कितने हैं, बी की वैल्यू है 15 मतलब विथ इंटू H³ की H कितना है, H आपका 50 की घात 3 है। ठीक, तो आई की वैल्यू हो गई, इन तीनों को उठा कर रख दीजिए। एम की वैल्यू 4 × 10⁻³ इंटू मतलब एम की वैल्यू 10⁻5, वाई की वैल्यू 25 और आई की वैल्यू 1/12 इंटू 15 इंटू 50⁻3। ठीक, तो पूरी सबकी वैल्यू उठाकर आप रख देंगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16 MPa आ जाएगा। इसका नेचर कैसा होगा, देखिए इसका नेचर कंप्रेसिव होगा। कंप्रेसिव, इन्होंने कंप्रेसिव पूछा ना, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो देखिए इसका नेचर अलग अलग तरफ पे अलग अलग होगा। कहाँ पे कितना होगा ये मैंने बता देता हूँ। देखिए इस जो मैक्सिमम यहाँ पे एक्सिस है, अगर हम लोग तो एक्सिस के ऊपर जो है, क्योंकि यहाँ पुल हो रहा है तो इसके ऊपर, ठीक इसके एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगा एसेंट्रिसिटी इस तरफ डायरेक्शन, तो इसके एक्सिस के ऊपर जो लोड होगा वो कैसा होगा टेंसाइल लोडिंग होगा, और इस एक्सिस के नीचे जब होगा वो कंप्रेसिव हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग जो अभी निकाले इस सबसे बॉटम फाइबर पर निकाले हैं, तो हम लोगों ने जो बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव निकाली उसकी वैल्यू कितनी है 16 MPa, और टेंसाइल लोडिंग क्या है जो अभी हमने डायरेक्ट स्ट्रेस निकाली टेंसाइल टाइप की है तो हो जाएगी 5.33। दोनों घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 10.67 MPa कंप्रेसिव लोडिंग हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10.67। तो आपका आंसर इसमें लगा दीजिए, देखिए 10.7 जो आपके सबसे नज़दीकी आंसर है वो सी है 10.7। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के सवालों को हल कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का वो दिया है ए लोडेड सेमी
इनफाइनाइट फ्लैट प्लेट हैविंग एन इलेप्टिकल होल्डिंग, मतलब एक प्लेट है जिसमें एक इस प्रकार का इलेप्टिकल होल दिया है, A/B की वैल्यू 2 है। इन द मिडल एज शोन इन द अबव फिगर द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एट पॉइंट ईदर x और y इज। ठीक, इन्होंने स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पूछा है। देखिए, जब भी इस प्रकार का कोई होता है, जब भी किसी प्रकार की प्लेट होती है तो उसमें हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि उसके अंदर जो डिफेक्ट होगा बीच से थोड़ा सा क्रैक होगा, तो उस क्रैक को हम लोग क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि वो क्रैक जो हमेशा क्या इलिप्टिकल शेप का होगा। हम लोग को क्या जो एज्यूम कर लेते हैं वो इलिप्टिकल शेप का एक क्रैक होगा। तो इस कंडीशन में जब भी क्रैक होगा तो जब इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू जो होती है KT, उसकी वैल्यू जो होती है 1 + 2A डिवाइडेड बाई B। क्या होता है 1 + 2A डिवाइडेड बाई B, ये होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू होती है स्ट्रेस का। अब देखिए इसमें अब ध्यान रखना A कौन सा वैल्यू लेंगे। अगर मान लीजिए ये आपका लोड है और ये आपका इसके अंदर इलिप्स है, ठीक, इस प्रकार से, और लोडिंग इस प्रकार से हो रही है, तो आपकी जो A की वैल्यू होगी वो लोड के जो मतलब परपेंडिकुलर लेंथ है डायरेक्शन में वो A होगा, मतलब ये वैल्यू A होगी। ठीक, और अब वे B क्या होगी, B ये वाली जो वैल्यू होगी, ये चौड़ाई ये B होगी। ठीक, लेकिन अगर लोडिंग इस प्रकार से होती, लोडिंग आपकी इस प्रकार से होती, इस प्रकार से होती, तो इस कंडीशन में जो A की वैल्यू होती, A की वैल्यू ये वाली चौड़ाई इसके लिए A की वैल्यू होती है मतलब, और B की वैल्यू क्या होती, ये इसकी B की वैल्यू होती। मतलब जिस डायरेक्शन में लोडिंग हो रही होती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायमेंशन होती है वो A होती है, और उसी की जो पैरेलल डायरेक्शन होती है वो B होती है। तो इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या है, A की वैल्यू क्या है, ये आपकी A की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोडिंग आपकी इस डायरेक्शन में है, तो ये A की वैल्यू हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग उठा कर इसको रख देंगे इसको सवाल में। तो हम जानते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT की वैल्यू क्या होती है 1 + 2A डिवाइडेड बाई B। तो 1 + 2A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू A/B की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, A डिवाइडेड बाई B की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 2। तो सॉल्व कर देंगे तो जाएगा कितना 2 2 दूनी 4 1 5, तो कितना हो जाएगा, इसकी स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इसमें से अक्सर छोटे छोटे क्वेश्चन बना के दे देते हैं। अब देखिए अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा, पहले टिक कर लीजिए। अब एक चीज़ और बता देते हैं। अब देखिए जैसे अगर ये प्लेट है और उसके बीच में जो होल है वो कह दिया जाएगा कि सर्कुलर होल है, तो इस कंडीशन में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इक्वल टू 1 + 2A डिवाइडेड बाई B होता है। अब देखिए अगर ये सर्कुलर होल होगा तो इसके लिए A और B दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, मतलब A/B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसके लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 3 हो जाएगा। तो अगर होल जो है वो सर्कुलर है तो उस कंडीशन में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है 3 हो जाती है। और इलेप्टिकल है तो उसकी जो क्या कहते हैं दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, उसके अनुपात को हम लोडिंग के अनुपात के हिसाब से निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हु पोस्टुलेटेड द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी किसने दी थी। तो मैंने आपको 5 थ्योरी बताई थी, तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी किसने दी थी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी दी थी मिसेस हैंकी ने दी थी। ठीक, ट्रेस्का ने कौन सी दी थी, ट्रेस्का ने दी थी आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी दी थी। रैंकाइन ने कौन सी दी थी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी दी थी। सेंट वेनेंट ने कौन सी दी थी, सेंट वेनेंट ने आपको दी थी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी दी थी। ठीक, तो आप 5 थ्योरी का नाम याद रख लीजिए, किसने दी थी ये याद रख लीजिए, एग्जाम में बहुत आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए रोटेटिंग शाफ्ट कैरिंग ए यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर रोड इज सब्जेक्टेड टू। मतलब एक रोटेटिंग शाफ्ट है, एक शाफ्ट इस प्रकार से है, ठीक, किसका अगल बगल किस प्रकार से वो सब्जेक्टेड है मैं बता देता हूँ एक बार। मान लीजिए लोड शाफ्ट है कोई भी, ठीक, सब्जेक्टिव यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन ट्रांसवर्स लोडिंग मतलब होता है जो उसकी परपेंडिकुलर लोडिंग हो, सब्जेक्टेड टू। अब देखिए रोटेट भी कर रही है,
तो इस प्रकार इसमें किस प्रकार की लोडिंग हो रही होगी, वेरिएबल बेंडिंग स्ट्रेस, वेरिएबल शियर स्ट्रेस, ठीक, और कांस्टेंट बेंडिंग स्ट्रेस, कांस्टेंट शियर स्ट्रेस। देखिए सबसे पहले देखिए इसका ये जो फाइबर है सबसे टॉप फाइबर, अगर हम इस कंडीशन में देखें तो इस कंडीशन में ये क्या है, इस प्रकार से ऐसे झुकने जाएगा, ये इस प्रकार से झुक जाएगा इस लोड के कारण। तो इस कंडीशन में क्या है, इस पर कंप्रेसिव लोडिंग आने लगेगी और इस पर टेंसाइल लोडिंग आने लगेगी। लेकिन क्योंकि ये शाफ्ट लगातार घूम भी रही है तो ये फाइबर बाद में फिर घूम के नीचे चला जाएगा, तो फिर ये नीचे वाला फाइबर घूम कर ऊपर आ जाएगा। तो जो पहले फाइबर ए बी था जिसमें क्या है कंप्रेसिव लोडिंग थी, अगर जो फाइबर जब वो नीचे पहुंच जाएगा तो उस कंडीशन में उसमें कैसी लोडिंग हो जाएगी, टेंसाइल लोडिंग हो जाएगी। मतलब उसकी लोडिंग कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, पहले कंप्रेसिव टेंसाइल इस प्रकार से होती रहेगी। मतलब सबसे पहले उसमें जो लोडिंग है वो कैसी है, वो वेरिएबल है, ठीक, वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल है तो स्ट्रेस भी वेरिएबल होगी। तो सबसे पहले हमारे कांस्टेंट वाले आंसर हट जाएंगे। उसके बाद वो दिया है कांस्टेंट बेंडिंग स्ट्रेस एंड वेरिएबल शियर स्ट्रेस, ठीक। तो देखिए तो इसमें क्या है कांस्टेंट बेंडिंग स्ट्रेस, क्योंकि इस पर लोडिंग क्या है, यूनिडायरेक्शनल लोडिंग है। तो जब इस प्रकार से क्या है शाफ्ट को बेंड करने का प्रयास करता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल बेंडिंग स्ट्रेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक फ्रेंड्स। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर संबंधित सवाल। फर्स्ट चैप्टर मतलब थ्योरी ऑफ फेलियर, जिसमें था थ्योरी ऑफ फेलियर संबंधित सवाल मशीन डिज़ाइन के, ठीक फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक फ्रेंड्स। अगर आपको इसी तरह के अन्य वीडियोस देखना हो तो इस प्रकार के लिंक की जो मतलब इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस के एक प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप क्लिक करके सिर्फ पहले के सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसका एक मैंने बहुत बढ़िया से सबका शॉर्ट में पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया है, उसको आप देख करके पढ़ सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी एग्जाम में जो सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इन चैप्टर्स मेजर चैप्टर से ही सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक फ्रेंड। और यदि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्राप्त है, जहां पर मैं आपको विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर बताता हूं, विभिन्न प्रकार से प्राप्त सूचनाओं के बारे में आपको बताता रहता हूं। यदि आपको UPR की लाइफ स्टाइल, यहाँ की सैलरी, इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका भी एक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक लिंक और मैंने चीज़ दे रखी है, वो क्वेश्चन बैंक की है। वो क्वेश्चन बैंक क्या है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का एक संग्रह है। क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, उसके आंसर भी वहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।